आज हम लोग जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.1 देखने वाले हैं 12th फिजिक्स का। देखा जाए इसमें ए और बी करके दो क्वेश्चन है। सबसे पहले ए नंबर पर बात करेंगे, फिर हम लोग बी नंबर पर जाएंगे। ठीक है, ए नंबर जो क्वेश्चन है, ए नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कॉपर एक है, कॉपर मटेरियल है, ठीक है, और बोल रहा है कि उस कॉपर का एक जो वायर है उसमें उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10⁻⁻7 मीटर, 1 × 10⁻⁷ यानी कि 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, और इसमें जो कॉपर का जो वायर है, इसमें जो करंट दौड़ रहा है वो करंट है 1.5 एम्पियर। ठीक, इसमें हमको बोला गया क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान बताइए। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान बताइए। और भी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्या क्या चीज, कि जो डेंसिटी है ना इस कॉपर मटेरियल का, वो डेंसिटी है 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि हर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर लेंगे, हर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर लेंगे तो उस कॉपर का, तो क्या कहते हैं उसमें 9 × 10⁻³ kg उसका मास हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है 63.5 यूनिट। ठीक, अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I = NEA/VD, यानी I यानी करंट, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और E क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है ड्रिफ्ट स्पीड। हमको ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसको इधर रखते हुए बाकी सबको इसके नीचे लेकर के जा सकते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड बराबर करंट डिवाइडेड बाय क्या, NE × A, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करना है, I हमारे पास करंट दिया हुआ है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको मालूम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हमको नहीं मालूम कि कॉपर का अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हैं तो उस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसी को हमको निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये कहलाता है। ठीक है, कौन, स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसका मान यहाँ पे रख देंगे, करंट E और इसका मान तो हमको मालूम ही है, बस उसके बाद ड्रिफ्ट स्पीड हमारे पास निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग दिमाग लगाते हैं किस तरीके से। क्वेश्चन में एक बात दिया हुआ है कि कहते हैं कॉपर का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या है 9 × 10⁻³ kg इस पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर है तो उसमें 1 मीटर क्यूब अगर क्या है वॉल्यूम है, अगर कहते हैं इस तरीके से 111 कहते हैं 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा अगर बक्सा हो जैसा हो, कहते हैं एकदम ठोस पूरा अंदर से सॉलिड, अगर कहते हैं कॉपर मटेरियल हो तो उसका जो टोटल वजन होगा 9 × 10⁻³ kg होगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर हैज मास 9 × 10⁻³ kg। अगर हम लोग यूनिट वॉल्यूम ले ले कॉपर का तो उसके पास मास कितना होगा, 9 × 10⁻³ kg मास होगा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग अगर ऐसा कर लेते हैं कि कहते हैं यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है, ठीक है, उस टोटल मास के पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी इलेक्ट्रॉन को कहेंगे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम ना। यूनिट वॉल्यूम के पास जितना मास है ना उसी मास में टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल लेते हैं, फिर उसी को हम लोग कह देंगे कि ठीक है यूनिट वॉल्यूम का ही जो मास इतना था ना भाई, तो उसी मास में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको नहीं कहेंगे यूनिट वॉल्यूम में क्या इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो ये यूनिट वॉल्यूम का मास है, इसी में इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले एक बात और देखो कि क्वेश्चन में ये कह रहा है ये जो कॉपर का जो वायर है इसमें जितना भी एटम का संख्या है ना उतना ही हमको क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन लेना है। जितना एटम का संख्या है उतना ही क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन लेना है, क्योंकि बोल रहा है क्या कि जितना भी एटम है ना, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन, हर एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि करंट चलने के लिए हर एटम एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इतना केजी मास में जितना एटम का संख्या होगा उसी को हमको क्या लेना होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या लेना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बात कह रहा है, एटम का संख्या को ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, चलो अब हम लोग एक बात जानते हैं, हम लोग को दिया हुआ है क्या, कॉपर का एटॉमिक मास दिया हुआ है कि एटॉमिक मास जो है कॉपर का वो क्या है 63.5 ग्राम है। इसका मतलब यही होता है 63.5 यूनिट है। इसका मतलब यही होता है कि अगर 1 मोल कॉपर लेते हैं तो 1 मोल कॉपर में का जो जितना वजन होगा, 1 मोल अगर कॉपर ले लो उसका जितना वजन होगा उसी को ही एटॉमिक मास हम लोग कहते हैं। और वो वजन कितना होता है 63.5 ग्राम। वो वजन कितना है 63.5 ग्राम। 1 मोल कॉपर का वजन इतना ग्राम। अच्छा ठीक है, एक बात और हम लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं टोटल 1 मोल अगर क्या कहते हैं कॉपर, तो 1 मोल कॉपर में टोटल कितना, इसको अभी नहीं ध्यान देना, 1 मोल कॉपर में टोटल एटम का संख्या कितना होगा 1 मोल कॉपर में। तो 1 मोल कोई भी मटेरियल हो तो उसमें एटम का संख्या किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। किसके बराबर, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। यानी 1 मोल कॉपर यानी कि इतना ग्राम कॉपर में जो कहते हैं एटम का संख्या होगा, नंबर ऑफ एटम इन इतना ग्राम कॉपर इस क्या, एवोगाड्रो नंबर के बराबर।
इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितना होगा, क्या कहते हैं इतना ही डिवाइडेड बाय क्या, इतना, ठीक। अच्छा, इसलिए लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम इन क्या, इतना ग्राम। ये इतना ग्राम मतलब क्या हो गया, ये जो इतना केजी है ना, केजी को ही हम लोग ग्राम में कर लिए, 9 × 10⁻³ ये मेरा क्या है, केजी है। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से गुना करना पड़ता है, 1000 यानी कि 10⁻³ इतना मेरा क्या हो गया, ग्राम हो गया। 9 × 10⁻6 यही मेरा क्या है, 9 × 10⁻6 ग्राम कहलाएगा। तो इतने ही केजी में हमको एटम का संख्या निकालना है ना, यानी कि इतने ही ग्राम में ना, तो इसलिए इतना ग्राम में कितना होगा एटम का संख्या, जो यूनिट में था उतना इंटू क्या, इतना, मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो सारा चीज क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या कहते हैं 9 × 6.02 ये इतना आ गया, 63.5 ये इतना है, ठीक है। ये बेस सेम है, पावर ऐड हो गया 23 और 6 क्या कहते हैं ये इतना हो गया 29। अच्छा, इसको डिवाइड किए इससे तो क्या कहते हैं ये इसको डिवाइड किए इससे तो ये आया कितना 0.85 और उसके बाद फिर उसका पॉइंट उड़ा दिए, ये 100 हो गया। और फिर क्या कहते हैं उसके बाद 85/100 है, तो क्या कहते हैं ठीक है, इधर 10⁻29 है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना 10⁻28 इंटू क्या 10, फिर 10 का ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 85/10 8.5 इंटू 10⁻28। यही मेरा क्या निकला टोटल एटम का संख्या इतने ही वजन में, यानी यूनिट वॉल्यूम में टोटल एटम का संख्या, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर, और उसी को हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन का मान हमारे पास हाथ में आ गया है। अब हम लोग सारा चीज का मान आई ए ई जानते हैं, तो सारा चीज का मान कैलकुलेट करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड हमारे पास आ जाएगा। देखा जाए, इसको मिटा करके आगे बात कर रहे हैं। अब हम लोग जो है क्या कहते हैं क्या किए हैं, बस जस्ट उसके बाद स्मॉल एन का मान जैसे ही कैलकुलेट किया, उसके बाद ड्रिफ्ट स्पीड का जो फॉर्मूला था I/NEA, उसमें क्या किए, इसको पुट कर दिए हैं। तो जैसे ही क्या कहते हैं पुट किए तो करंट का जो वैल्यू है वो क्या है 1.5 उसको रख दिया, और क्या कहते हैं स्मॉल एन का जो वैल्यू है 8.5 इंटू क्या 10⁻28 उसको डाल दिए हैं। ई होता है क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अच्छा ठीक है, और ए होता है क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको भी यहाँ पर पुट कर दिया। और उसके बाद फिर क्या किए हैं, सारा चीज़ को डाटा को हम लोग सॉल्व करते चले गए, हमारे पास आंसर इतना आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बस क्या कहते हैं हमारा जो मेन मकसद था वो क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को ही कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब हम लोग बी नंबर पर बात करते हैं। देखा जाए, अब हम लोग जो है बी नंबर पर बात करते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखा जाए ड्रिफ्ट स्पीड तो हमारे पास हाथ में है, ड्रिफ्ट स्पीड जो हम लोग अभी अभी कैलकुलेट किए, ठीक है। अब क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है कि जब रूम टेम्परेचर पर जो क्या कहते हैं कॉपर का जो एटम है ना, उसका जो स्पीड होगा उसी स्पीड का तुलना करना है किसके साथ, ड्रिफ्ट स्पीड के साथ, ठीक। तो रूम टेम्परेचर पर जो स्पीड क्या कहते हैं स्पीड होगा उसको अगर हमको निकालना है तो हम लोग को एक रिलेशन की जरूरत है। क्लास 11th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा हुआ चीज है, क्या काइनेटिक एनर्जी बराबर किसी भी जो एटम होता है उस एटम का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, रूम टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी होता है इस तरीके से वाइब्रेट करता रहता है, उसका फॉर्मूला होता है 3/2 इंटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू क्या टेम्परेचर, ठीक है। इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, अभी सारा चीज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ तो ठीक है, मास क्या कहते हैं हो गया एटम का मास, एक एटम का मास इंटू क्या भी यानी वेलोसिटी का स्क्वायर, अब बराबर इधर क्या 3/2 इंटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू क्या टेम्परेचर लिख रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 को ऐसे ही छोड़ना है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये क्या है ये यहाँ पर मास m को इधर लेकर के चले आए हैं। बी स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर यहाँ से हटाए तो इधर क्या हो गया रूट अंडर इतना, अच्छा ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमको वेलोसिटी निकालना है, तो सारा चीज का डाटा को हम लोग को यहाँ पे रख देंगे, वेलोसिटी निकल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से रखना है हम लोग को, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻23 होता है। टेम्परेचर की बात करें तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर हम लोग को लेना था। रूम टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस में आप 273 को अगर जोड़ दोगे, 27 में अगर क्या 273 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, ये होता है रूम टेम्परेचर, ठीक। अच्छा एक बात और, कहते हैं एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है किसका, कहते हैं कॉपर का, इसका मतलब यही होता है कि जो एवोगाड्रो नंबर है उस कहते हैं उतना एटम अगर लेंगे तब उसका जो वजन होगा उसी को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम अगर मिल जाए तब क्या कहते हैं इतना ग्राम यानी कि 10⁻³ इतना केजी होता है। अच्छा ठीक है, इतना एटम का वजन क्या है, मास क्या है, इतना केजी है। तो एक एटम का मास का जरूरत है हमको क्वेश्चन में यहाँ पर, तो एक एटम का मास निकालेंगे इतना डिवाइडेड बाय क्या इतना कर देंगे, इसको ऐसे ही लिख दिए हैं मास ऑफ क्या 1 एटम। अच्छा इसी में हमको पुट कर देना है सारा चीज को, 3 ऐसे ही है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू, टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन, मास यहाँ पर हम लोग इसका मान डाल दिए, सारा चीज को सॉल्व किए। तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या
क्या कहते हैं थर्मल वेलोसिटी जो आया वो इतना आ गया। ठीक, अच्छा एक बात देखोगे एनसीईआरटी में के जो डाटा है वो 2 × 10⁻²है। इसका मतलब यही हुआ कि वो 3 को क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। अगर हम लोग 3 को नेग्लेक्ट करेंगे तब जो है हम लोग का जो थर्मल स्पीड का जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा 2 × 10⁻²। अगर क्या कहते हैं चेक करना है तो आप इसको इस वाले डाटा को √3 से डिवाइड कर लो तो क्या कहते हैं वही वाला डाटा आ जाएगा। ठीक है, 1.98 आता है जिसको कि हम लोग 2 × 10⁻² लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो थर्मल स्पीड है, थर्मल स्पीड कहने का मतलब रूम टेम्परेचर पर एटम का जो स्पीड है उस स्पीड का तुलना हम लोग इससे करते हैं। तो ये स्पीड तो बहुत कम है, ये स्पीड बहुत ज़्यादा है ना। अब हम लोग जो है कंपेयर कर लेते हैं। अभी हम लोग जो थर्मल स्पीड जो कैलकुलेट किए हैं उसको कंपेयर कर लेते हैं। हमको सिर्फ पावर से मतलब रखना है कंपेयर करते समय। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या है 10⁻³ के ऑर्डर का, थर्मल वेलोसिटी 10⁻² के ऑर्डर का। इसको क्या कहते हैं हम लोग नीचे से ऊपर लेकर के चले गए, सॉल्व कर लिए तो ड्रिफ्ट स्पीड मेरा 10⁻⁻5 टाइम हो गया किसके, थर्मल स्पीड के। क्या कहते हैं इसको अगर देखोगे तो थर्मल स्पीड के 1 लाख गुना कम, इस थर्मल स्पीड में 1 लाख से डिवाइड करोगे तब जाकर के ड्रिफ्ट स्पीड के बराबर होगा। तो ड्रिफ्ट स्पीड मेरा बहुत कम होता है, थर्मल उसके तुलना में थर्मल स्पीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, अब हम लोग जो है बी का दूसरा नंबर पर बात करते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड जो है उसका हमको तुलना करना है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पीड है उसके साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर ही होता है। किसी कहीं पर अगर चार्ज रखे तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगा वो लाइट की स्पीड से ही फैलता है। तो ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड क्या कहते हैं बराबर क्या, ये ड्रिफ्ट स्पीड के लिए 10⁻⁻3, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पीड के लिए 10⁻8, ये नीचे से। ठीक है, बाकी ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग निकाल लिए, इधर चला गया 10⁻11। और क्या कहते हैं बस हम लोग ये समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पीड है उस पर इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये ड्रिफ्ट स्पीड के बराबर होगा। यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो 10⁻11 टाइम होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पीड के। बस ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।